क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन था, तो एवरेज प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट फाइंड किया कि उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट पहले फाइंड करो। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट की वैल्यू 0, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू, तो हाफ 250 यूनिट थोड़ी ना होता है, 1/2, तो उसको इग्नोर कर देना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट 250। अब उसने रेवेन्यू की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, ये अलग बात है, हम रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, लेकिन नहीं करना, नहीं करना। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना, तो टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो, वही टोटल रेवेन्यू होगा। तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसने आपको वेरिएबल कॉस्ट बताई हुई है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताई हुई है? द वेरिएबल प्रोडक्ट एक्स कॉस्ट। हैज द वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट एक्स इन टोटल फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे टोटल कॉस्ट के लिए, 17 इंटू 250 का स्क्वायर माइनस 1996 इंटू 250 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 4000। तो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट, 567 500। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटा बहुत ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर करना है, जल्दबाजी में नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ए एंड बी मैट्रिक्स दे दिया और आपसे कहा गया फाइंड। अब ये जो दो मॉडुलस ये साइन लगा हुआ है बेसिकली डिटर्मिनेंट है यहाँ पर मॉडुलस ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ए और बी मैट्रिक्स जल्दी से अपने कैलकुलेटर को बताओ, बता सकते हो ना ए और बी? जल्दी से ए एंड बी मैट्रिक्स अपने कैलकुलेटर में सेव करें। पता है ना किस तरह सेव करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए ऑन के साथ सेटअप की मैट्रिक्स में गए, ए मैट्रिक्स को सेव किया, 1 की प्रेस की, फिर 3 ऑर्डर सेलेक्ट करके ए मैट्रिक्स सेव हो गया। जैसे ये मैट्रिक्स सेव हो जाए ए सी की प्रेस कर देनी है। अब बी मैट्रिक्स इस तरह से सेव नहीं करना, उसके लिए शिफ्ट 4, फिर डाटा में गए 2 नंबर और वहां पे मैट्रिक्स बी में गए 2 नंबर, फिर 3 ऑर्डर और मैट्रिक्स बी को सेव कर दिया और फिर रुक गए। जब ए और बी सेव हो जाए तो रुक जाए, वो ए रिप्लेस हो जाएगा, ए 0 हो जाना है। हाँ, तो फिर बी सेव हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा। और जब दूसरे मेथड पे जाते हो ए और बी दोनों सेव रहते हैं। इवन आप मैक्सिमम 3 मैट्रिक्स सेव कर सकते हैं। तो तीसरे के लिए भी सेम मेथड, शिफ्ट 4 डाटा और फिर मैट्रिक्स सी। अच्छा, अब इधर जब गए, जब दोनों सेव हो गई तो अब आपने क्या करना है, शिफ्ट 4 7 नंबर पे डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट तो आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा DET, ब्रैकेट ओपन है, इधर 2 लगा दें, 2 लगा के फिर शिफ्ट 4 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए, मैट ए ये लिखा जाएगा, माइनस का साइन करें, फिर शिफ्ट 4 नंबर पे मैट्रिक्स बी है तो वो आ जाएगा मैट बी, मैट्रिक्स बी, उसके ऊपर स्क्वायर का साइन, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 - 3/64। क्वेश्चन सॉल्व, इतना सा काम था। ओके हो गया। नेक्स्ट, आखिर चैप्टर 8 से मैंने कहा पूछ ही लूं यार कुछ। डेरिवेटिव्स, हर किस्म के डेरिवेटिव्स कैलकुलेटर पे, और आई में जितने भी डेरिवेटिव्स आने हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाने हैं, तो परेशान नहीं होना।
नहीं आया आंसर? अच्छा ये बाद में कर लेना, बाद में रीचेक कर लेना। अली रहन दो, छोड़ो, सेम आंसर है यार, कहीं मिस्टेक हो गई होगी। फाइंड द differential coefficient of the function with respect to x by using a chain rule। भाई भूल जाओ कौन सा रूल है, the one and only rule, कैल्को। ओके, और भाई बात सुन ले, थोड़े बहुत रूल्स तो आते हैं ना। कैलकुलेटर ने टाइम ले जाना है, और अगर क्वेश्चन को गौर से देखो तो ऑप्शन सी चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं आंसर हूं। क्या इसका क्या रूल होता है? पावर स्टार्ट में आ जाती है और फंक्शन की पावर में से एक कम कर दो, फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में से एक कम कर दो, तो 3 स्टार्ट में आ गया। उसके बाद 3x³ माइनस 5x² प्लस 8x रेज़ पावर 2 होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ऑप्शन ए और बी कैंसिल कर दिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हालांकि माइनस प्लस है। ओके, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, अब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 9x² माइनस 10x, इसमें से x कॉमन है, 9x² माइनस 10x, दोनों में x कॉमन है, तो यूं ना लिख लूं x इंटू 9x माइनस 10, 3x से मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन एज इट इज। तो आप देखो कैलकुलेटर से भी ज़्यादा इजी था कि क्वेश्चन देखा और वो सॉल्व हो गया। और बाकी लोग बिलीव मी कि पहले तो वो सारा लिखेंगे कि ये इसका आंसर है, और आप लोग देखते ही आंसर कर दोगे कि ये है। तो ये है कि प्लस माइनस और पावर्स वगैरह इनका ख्याल रखना है कि क्या क्या, और इवन के कैलकुलेटर सुकून से कर लो। अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हो जाता है। अब कैलकुलेटर से कैसे होता है, ज़रा करो। डेरिवेटिव की d/d ऑफ x इंटू फंक्शन लिख दिया सारा, 3x³ माइनस 5x² प्लस 8, इसकी ब्रैकेट ओपन भी करना क्लोज भी करना, इसकी पावर लिख देना, और ये वाली ब्रैकेट, और x की वैल्यू जाके क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या आती है 384। तमाम स्टूडेंट मेरे साथ साथ हैं? हाँ, हम्म, 6912। अब AC की प्रेस करके डिस्प्ले पर आए, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट करते गए, तो 3x लिखा हुआ है, तो 3 2s are 6 पुट कर देना, इंटू 9 इंटू 2 डायरेक्ट 18 कर देना। भाई इतनी कैलकुलेशन करते जाना, माइनस 10 इंटू 3 इंटू 2 रेज़्ड पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 रेज़्ड पावर 2 माइनस 8 रेज़्ड पावर 2। तो ऑप्शन ए का आंसर ऑप्शन ए का आंसर 6। ऑप्शन ए ठीक नहीं है यार, 768, तो ऑप्शन ए ठीक नहीं। अच्छा अब देखें, अब पता चले जल्दी से इसकी की प्रेस की और फिर से लिखना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोग पागल थोड़ी ना हैं। हम लोगों ने देखा कि यार ऑप्शन सारे का सारा सेम है, प्लस माइनस का ही फर्क है ना, वो भी एंड पे, तो जहां दोनों माइनस थे वहां दोनों प्लस कर दो कैलकुलेटर पे, वो एरो की यूज करके माइनस को खत्म किया प्लस कर दिया।
तो अभी भी 1297 आंसर नहीं 9। 129792। अच्छा अच्छा, मतलब नहीं है आंसर। अब उसके बाद ये वाला माइनस कर दिया, वो प्लस रहने दिया, 6912 आ गया, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, और हम फिर परेशान हो गए डेरिवेटिव का क्वेश्चन देख के बबलू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भाई मुफ्त है ये। अब देखें फर्स्ट के क्वेश्चन कितने मुश्किल मुश्किल थे ना, और अब लास्ट के क्वेश्चन देखिए मुफ्त के नंबर मिलते जा रहे हैं। इवन कि आप खुद इसमें काउंट करें ना तो इतने मार्क्स जरूर पड़े हुए हैं कि आपका पेपर पास हो जाए। तो मतलब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 50 मार्क्स का था, 25 चाहिए ना, तो आप जाके खुद जरा देखिएगा 25 मार्क्स आप इजीली ले रहे हो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ e raised to power 2x minus 1 is equal to 0। ऑल्टरनेटिव मेथड जा सकते हैं ना भाई, ऑल्टरनेटिव मेथड पे, ऑल्टरनेटिव मेथड पे चले जाओ। वरना अगर वैसे सॉल्व करना हो तो e raised to power 2x is equal to 1, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या कन्वर्ट करेंगे? लॉग ऑफ 1 टू द बेस e, बेसिकली लॉग नेचुरल लिखवाना चाहिए था, इज इक्वल टू, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस ऑलवेज इक्वल टू अंडर है। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाए, तो x की वैल्यू 0। डन। ये हाँ तभी वो 1 रहेगा, 1 माइनस 1 हाँ बिल्कुल, वो उसी टाइम होगा जब x की वैल्यू को 0 रखेंगे, ऐसे ही है। अब हम इतना ज्यादा नहीं सोचते ना यार, तुझे पता तो है। अच्छा, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 1। भाई फैक्टराइजेशन लिखियो, सिंपलीफिकेशन लिखियो, सबका एक ही मेथड है, यूज ऑफ कैट। पता चले अब हम ना फैक्टर, हमने कहें हमने फैक्टराइजेशन तो की नहीं है, हमें तो आती ही नहीं है, हम 50-60 क्वेश्चन सिर्फ फैक्टराइजेशन के कर डालें, तो नहीं करने। ओके, ये फैक्टराइजेशन सिंपलीफिकेशन चाहे जो भी हो, मेथड आना चाहिए कर लो। भाई इसमें एक वेरिएबल यूज करे, 2 करे, 5 करे, 10 करे, फिक्र ही नहीं है, हर किसी की वैल्यू सपोज कर दो और जाके क्वेश्चन में पुट कर दो, वहां से कोई कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारे सामने आ जाएगी। सेम वही वैल्यूज ऑप्शन में पुट करो, जहां पर आंसर मैच हो जाए वो करेक्ट आंसर है। ओके जल्दी करो, फिर मेरा इंतजार कर रहे हो। अब यहाँ पे x एंड y सिर्फ मौजूद हैं, तो भाई आपने नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट करनी, 0 1 भी नहीं सपोज करनी, और तमाम वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है। तो x को क्या सपोज किया एंड y इज इक्वल टू, तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 माइनस 22 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 रेज टू पावर 4। पहले क्वेश्चन का आंसर -47। क्लियर भाई, एक नंबर कंफर्म है, कोई फार्मूला नहीं यूज करना। इवन कि मुझे याद है जब हम लोग एफएससी में थे तो पूरे चैप्टर्स होते थे जिसमें कोई 14-15 एक्सरसाइजेस थी और सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहे होते थे, तो नहीं करनी। ओके तो अब हर एक ऑप्शन में x एंड y की वैल्यूज 2 एंड 3 पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पर तो चलो हाईलाइटेड है ना कि ऑप्शन डी, वहां पर तो नहीं होगा ना हाईलाइटेड। उसके बाद अगर देखें तो बाकी वैल्यूज में इतना कोई जो फर्क हो बस वो चेंज करते रहना, तमाम वैल्यूज को बार बार नहीं लिखना। तो आप देखें तो डी ऑप्शन, आप में से ना हर कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करें।
तो डी ऑप्शन पे -47 होगा। ए बी सी पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। चलिए शाबाश, चेक करके मुझे बताएं। जी बेटा 17 तो मैच नहीं किया हमने, उसको आंसर भी नहीं बनाया। बी चेक करें। फर्स्ट वाला पोर्शन तो फर्स्ट वाले पोर्शन में माइनस की जगह प्लस कर देना 4 से पहले, सेकंड पोर्शन और सेकंड में ना -2y² है लेकिन नीचे +3y², और 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन। 46 जी। नेक्स्ट सी का बताएं। वो तो कंफर्म है, सी ऑप्शन का -38, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन हो तब भी ऐसे ही करना है। डन। रेशो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली कि रेशो से किस तरह से आंसर फाइंड करके देना है। परसेंटेज भी हम लोगों ने देख ली इसी में। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्रैमर रूल। और अब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए सुने, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो, क्योंकि आप लोग वाकई क्रैमर रूल यूज करने बैठ जाते हो। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए डी ऑफ एक्स ओवर ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। अब यहां पर देखें, अगर डी ऑफ वाई है तो वाई का कॉलम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यूज होगा। ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये जी के कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट डी ऑफ जी है तो ये एक्स का कोफिशिएंट, वो तो हमें पहले ही मिल चुका था यहां पर। हाँ यस सर। ये y के कोफिशिएंट मिडल के कॉलम। यस सर, ये भी मैं। और d ऑफ z ये कांस्टेंट वैल्यूज, और वो भी हमें पहले से मिल चुकी थी। यहां पर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से सॉल्व करना है। लेकिन क्या x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट 11। कैलकुलेटर को यही कुछ बताना होता है। फिर दूसरी इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट 7। थर्ड, अब मैं x y z इज इक्वल टू नहीं लिख रहा भाई, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये जो कुछ लिख रहा हूँ ये भी मैं होता तो मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे पुट करता 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस में जाकर। और थर्ड इक्वेशन 3, 4, 1, 14। कैलकुलेटर को बताया x y z कुछ भी पूछो। हाँ, x की वैल्यू 1, y पूछता तो 2 है, z पूछता तो 3 है। तीनों सॉल्व हो गए। और देखो 2 नंबर और टाइम कितना लगा। अब ये तो सीख रहे थे ना, बट 30 सेकंड्स का काम था ये। तुम लोगों ने ऐसे नहीं सोचा होगा। ओके, डन हो गया। अब अक्सर यहाँ पे पूछ देते हैं कि मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो भाई उसी टाइम पे जाते मैट्रिक्स के लिए सेटअप 6 नंबर मैट्रिक्स ए 3 into 3, ये सारे के सारे x की सारी वैल्यूज फर्स्ट से यहाँ से मिल जाती, यहाँ से y की वैल्यूज उसमें पुट करता और यहाँ से z की वैल्यूज पुट करता, मेन मैट्रिक्स बन गया और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दे देता। पूछ लेते हैं कि मेन मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, तो भाई मेन मैट्रिक्स बना हुआ है, जाके उसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। डन। तो अकल यूज कर लेना, पता चले कि अब भी सर फ्यूचर के लिए बचा के रखी हुई है हमने, उस वक्त नहीं काम आती।
क्योंकि अगर उससे पहले यूज कर लेते तो शादी ना करनी पड़ती। 32 बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 हमने किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये नहीं किया हुआ जैसे ये है। हमने कंप्लीट ईयर्स के लिए किया हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं कि 4 years and 10 months, ये नहीं किया हुआ। इवन कि यहाँ पे 14 years हो, 24 years हो, 20 years and something months हो, इजीली कर लो। ये जो है ना, ये पे स्केल है गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, वो इसी तरह से बताई जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपकी बेसिक पे एट द स्टार्ट ऑफ द जॉब 2000 रुपीज है। एनुअल इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट हमेशा एनुअल होता है, साल के बाद जो पे के अंदर इंक्रीज आएगा वो 200 का आएगा, 250 का आएगा। मतलब एक साल तक 2,000 रुपये मिलते रहेंगे। जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारी इनकम 2250 हो जाएगी। जब दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारी इनकम 2500 हो जाएगी। और तुम अपनी जिंदगी में मैक्सिमम 25,000 तक जा सकते हो, इससे ज्यादा कभी तुम्हारी इनकम नहीं होने वाली। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट गिवन है ना 25,000 की, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। डिफरेंस की वैल्यू मिल गई, ये डिफरेंस है, सुन लेना, सुकून से सुन लेना। और ये फर्स्ट टर्म है, आपने अभी मंथली बेसिस पर नहीं जाना, आपने एनुअल बेसिस पे रहना है। फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी मिलेगी, नेक्स्ट ईयर में कितनी सैलरी 2000 मिलेगी, थर्ड ईयर में कितनी yes सैलरी मिलेगी, फोर्थ ईयर में कितनी 25 सैलरी मिलेगी, फिफ्थ ईयर में कितनी 27 सैलरी मिलेगी। चलो ये 30 तो बस 4 ईयर से, इसलिए मैं डायरेक्ट पहुंच गया उनके पास कि भाई इतनी सैलरी है। डन। अब yes sir आपने जो कंप्लीट ईयर्स है ना, आपने वहां तक रहना है। आप भूल जाएं कि उसने एंड 10 मंथ्स लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ है, टोटल सैलरी आफ्टर, तो 4 ईयर्स तो यहाँ पे बन गए, 4 ईयर्स बन गए, यहाँ पे ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, इनकी सैलरी को ऐड कर लो जी। पूछ रहे हो, बता रहे हो? डन। और अब ये देखो, क्या ये सैलरी साल में एक मरतबा मिलनी थी? हर सैलरी ने 12-12 मरतबा मिलना था। और आपने तो हर साल के फर्स्ट मंथ जनवरी की सैलरीज को ऐड किया है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो। ओके, अब ये 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल की कंप्लीट सैलरी कितनी है? 11,000 अब 4 साल की सैलरी कंप्लीट हो गई, 10 मंथ्स। yes अब देखो कि वो जो 5th ईयर स्टार्ट होगा उसमें सैलरी कितनी है, उसमें सैलरी पर मंथ कितनी है, और ये 3,000 कितने मंथ्स तक मिलना है, इससे पूछो। मल्टीप्लाइड बाय 10, 30,000 यहां से मिला, 144,000। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। इब्राहिम कहीं समझ तो नहीं आ गई तुम्हें? हद हो गई है। नुमान ओके? यार मेरा दिल कर रहा है इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दो। ये तो कोई क्वेश्चन मजा ही नहीं आया यार इसको करने का है। आफ्टर, ये 4 नहीं है, ये 24 है। आफ्टर 24 years and 10 months, अब फाइंड करते हैं।
आर यू रेडी? मैं ये तो बच्चों वाला काम था जो तुम लोगों ने किया, ये कोई क्वेश्चन था यार? आपने जो सीक्वेंस बनाना है ना मेरे भाई, वो एनुअल बेसिस पे बनानी है। जो प्रोग्रेशन बनानी है वो एनुअल बेसिस की बना। मतलब आपने ये नहीं करना कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24,000, तो फर्स्ट अमाउंट 24,000, नेक्स्ट आपके पास 2250 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो उससे भी ठीक हो जाता है, लेकिन आपने इतनी मुश्किल में नहीं पढ़ना। आपने ये देखना है कि हर साल के फर्स्ट मंथ पे क्या सैलरी है और उसमें क्या इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट है वो डिफरेंस है, और जो बेसिक सैलरी है वो फर्स्ट टर्म है। अभी भी भूल जाओ कि 10 मंथ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहीं लिखे हुए हैं? शाबाश। अब आपको से पूछा गया कि भाई 24 साल की सैलरी क्या होगी, तो आप सम फाइंड कर लो ना कि यार 24 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 24 हो गई ना, n बाय 2 इंटू 2a, 2a से मुराद 4000 प्लस n माइनस 1 23 इंटू d 250। चलो फाइंड करके दो। अब ये 24 इयर्स तक के सैलरी का सम है, लेकिन हर साल के फर्स्ट मंथ कितनी? 117, लेकिन 2a 2000, तो 2000 इंटू 2 इज इक्वल टू 4000। अच्छा, ये 24 साल के पहले पहले महीने की सैलरीज का सम है, तो पूरे 24 साल का लेना है। तो फिर अब जब 24 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगर यहां तक होता क्वेश्चन, तो आप आंसर करते इसको फिर से 140400। ये 24 साल की टोटल सैलरी है उसकी, लेकिन उसने तो साथ में मंथ्स भी कहे हैं। अब क्या करेंगे? ये मंथ्स कौन सी ईयर्स के हैं? 25th ईयर के। तो पहले 25th टर्म फाइंड करो कि 25वें साल में सैलरी रिसीव कितनी कर रहे होंगे। nth टर्म का फार्मूला, और n से मुराद 25th, तो क्या फार्मूला होता है nth टर्म का फार्मूला? 2000 प्लस 24 इंटू डी। क्या मैंने सही लिखा है? अब भूल तो नहीं गया मैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8000। तो 25th ईयर में पर मंथ सैलरी कितनी ले रहा होगा, और वो कितने अरसे तक लेगा? 8000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 80,000 यहाँ पे आ गया, 140 टू 24,000 है नहीं, 1484,000। क्लियर हो गया? मैं ख्याल से अब कॉन्सेप्ट वो 4 years 10 वो तो इजी सा था, वो तो सीक्वेंस बना के वैसे ही जमा कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा जबरदस्त इक्वेशंस का क्वेश्चन है। एयरलाइन विशेस टू परचेज द फॉलोइंग ईयर। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती इस क्वेश्चन को करना क्या है, होना कैसे है। एक एयरलाइन है और उसका जो टोटल बजट है ना, वो मतलब उसकी डिमांड है कि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट मौजूद हों कि उनमें जो पैसेंजर्स ले जाने की कैपेसिटी हो वो 2000 हो। फर्स्ट लाइन, एयरक्राफ्ट टू मीट एन एस्टिमेटेड डिमांड फॉर 2000 सीट्स। क्या उन एयरक्राफ्ट में 2000 सीट्स होनी चाहिए? अच्छा, उसने कंपनी बता दी हर एयरक्राफ्ट की। 2 बोइंग्स हैं लेकिन उनके मॉडल डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब जैसे आपके पास मोबाइल हो ना सैमसंग का, कहने को तो सैमसंग ही होती हैं लेकिन मॉडल डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उनके अंदर खुसूसियात भी डिफरेंट है, उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। तो हैं बोइंग कंपनीज के, लेकिन एक है एयरक्राफ्ट 747, दूसरा 777, और एक एयर बस है
और उसका मॉडल है A32। अब मॉडल से हमें कोई लेना देना, लेकिन अब उसने उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि भाई जो बोइंग 747 है वो एक जहाज 150 मिलियन रुपीस जस्ट ओनली, और उसके अंदर 400 पैसेंजर जा सकते हैं एट अ टाइम। जो 777 है वो 115 मिलियन का है और उसमें सीटिंग कैपेसिटी 300 की है, और जो एयरबस है वो 60 मिलियन की है और उसमें सीटिंग कैपेसिटी 200 की है। डन। अब कहता है एयरलाइन ये चाहती है कि उसके पास 747 और 777 इक्वल तादाद में होने चाहिए दोनों, कि अगर 747 3 है तो बोइंग 777 भी 3 होने चाहिए, इक्वल आपने उनको रखना है। हाउ मैनी शुड इट ऑर्डर टू मीट द डिमांड फॉर सीट्स, वो 2000 पे 2000 सीट्स, सॉरी रुपए नहीं, 2000 सीट्स विद इन अ परचेजिंग बजट ऑफ रुपीज 710 मिलियन, और टोटल बजट कितना है उसके पास 710 मिलियन। तो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से, दूसरी बनेगी हमारे पास बजट के हवाले से, और वेरिएबल्स 2 सेलेक्ट करेंगे, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि 747 और 777 के लिए तो एक ही वेरिएबल आएगा, इक्वल तादाद है ना, तो दोनों को x सपोज कर लेंगे। तो आप इन दोनों को सपोज करोगे x नंबर ऑफ क्रॉप्स, और ईयर बस को सपोज करोगे y नंबर ऑफ ईयर बस। डन। सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से अगर लेके चलें तो 400x प्लस 300x प्लस 200y इक्वल टू होनी चाहिए। अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है यार, एटलीस्ट एटमोस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। ओके, इक्वलिटी पर हैं, इक्वेशंस हैं। प्राइसेस पर देखें, 150 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 115 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 60y इज इक्वल टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेकिन बस ये है कि x को ऐड कर लेना। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 700x प्लस 200y इज इक्वल टू 2000, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 265x प्लस 60y इज इक्वल टू 710। तो x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब, 747 2, 777 भी 2, और एयर बस 3 होनी चाहिए। डन, बात क्लियर। और इस पे तो ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करते तो ज्यादा ही मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं बनता। अब जिस सीक्वेंस से वो आ रहा है उसने उसी सीक्वेंस से बताना है, तो इस हवाले से ए और बी ऑप्शन हो सकते हैं। तो इन दोनों पे या तो प्राइस चेक कर लेते या सीट चेक कर लेते या दोनों चेक कर लेते हैं। बजट, हाँ प्राइस बजट भी बेटा, अगर एक सेटिस्फाई कर जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आंसर है, बजट भी चेक करना है। जो हो सकता है वो हमारे बजट में ही ना आ रहा हो। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कैपेसिटी, सीट्स कैपेसिटी भी पूरी हो और विद इन बजट भी हो, तो वो ऑप्शन ए है। क्लियर? 33 हो गया। 34 कहते नहीं समझ आई।
आजकल के दौर में ना कैलकुलेटर के गिर जाने का ज़्यादा दुख होता है, मोबाइल गिर जाता ना मुझे ज़रा भी दुख ना होता। किससे? 730 कैसे कह रहे हो? 150 ये देखो 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 115 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 710। वो भी गलत है क्योंकि इक्वलिटी है, इक्वेशंस पे आना चाहिए जी। नेक्स्ट है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, उसमें एक्स से मुराद है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, एक्स से मुराद है वेरिएबल, और साथ में कांस्टेंट का मैट्रिक्स दे दिया। पहले उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है और कहते हैं क्रैमर रूल यूज करते हुए डी ऑफ वाई फाइंड करें। भाई ये तो मसला ही नहीं है तुम लोगों के लिए। आप कैलकुलेटर को बताते 1 2 2, अब डी ऑफ जी फाइंड करना है तो -2 -3 2 और जी के कॉलम को -4 -6 5, ये कैलकुलेटर को बता के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। वन आंसर है। वन है ना। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं फाइंड सेल्स रेवेन्यू ऑफ 7000 यूनिट। 7000 यूनिट्स का रेवेन्यू बताना है इफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 7। तो बेटा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 0.4375 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और वो है 7 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहां से सेल्स फाइंड कर लो। यहां से सेल्स की वैल्यू क्या आती है? सेल्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 0.4375 कर दो 16। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ 112,000। 7000 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू आ गया है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के फार्मूले से सेलिंग प्राइस फाइंड करो, उस सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दो। ओके हो गया? मैथमेटिक्स कंप्लीट। गुड।